शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ हमारी है वो है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कहना है कि यहाँ की जो रूलिंग रहेगी वो शरीयत लॉ पर आधारित रहेगी। तो इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। रफली अगर हम देखें तो शरीयत कैन बी एक्सप्लेन्ड एज प्रोविजंस इन कुरान। कुरान में जो प्रोविजंस किए गए हैं, इसके साथ साथ में एज वेल एज द टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। दो बातें यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, एक प्रॉफिट मोहम्मद और दूसरा कुरान। कुरान में जो प्रोविजंस किए गए हैं वो भी इसमें उल्लेख है, और दूसरी बात प्रॉफिट मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। फिर भी यदि हम इसके ओरिजिन, इवोल्यूशन और एप्लीकेबिलिटी की यदि हम बात करें, इज फार मोर ट्विस्टेड देन दैट। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्रांट करती हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल इट्स सिटीजन्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इशूज़ जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, तो ये मुस्लिमों के मामले में इसको गवर्न किया जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, जो कि फोर्स में आया था 1937 में। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द मुस्लिम पर्सनल लॉ, हाउ डिड इट ओरिजिनेट एंड व्हाई हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट फेस्ड difficulties in granting equality of marital status to Indian Muslim women? These are questions that tries to answer. जब इस्लाम धर्म का ओरिजिनेशन नहीं हुआ था तब क्या होता था, अरब में एक ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर हुआ करता था। ट्राइबल समुदाय के लोग आप समझ सकते हैं कि रहते थे उस ऐसी कल्चर वाले। द ट्राइब as a whole determined what was law and the rules were unwritten. उस टाइम में जो भी नियम कानून चलते थे उनकी कल्चर, उनके समुदाय में, वो लिखित में नहीं थे। बाद में क्या होता है, ये जो लॉ हैं वो मॉडिफाई होते रहे टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन सोसाइटी फेल्ट द नीड फॉर चेंज। जब जब सोसाइटी को लगा चेंज की ज़रूरत है तो ये नियम कानून चेंज होने लगे। अब हम बात कर रहे हैं 17वीं सेंचुरी की। Muslim community got established in Medina and soon started spreading to the surrounding regions. अब यहाँ से उसका ओरिजिनेशन होता है और धीरे धीरे सराउंडिंग जो रीजन्स है वहाँ पर ये धर्म फैलने लगता है। With the establishment of Islam, the will of God as transmitted in the Quran as the revelation of Muhammad came to supersede एवरी ट्राइबल कस्टम। धीरे धीरे अब जो ट्राइबल कस्टम थी वहाँ पर दबदबा होने लगा मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं उनकी। दीज राइटिंग्स इन द कुरान along with unwritten custom also known as the शरीयत is what govern इस्लामिक सोसाइटी। तो दो चीज़ यहाँ पर शामिल हो गई, पहले जो अनरिटन कस्टम चलती थी वो भी, और दूसरी बात फिर राइटिंग्स, कुरान में जो राइटिंग्स लिखी गई हैं, शिक्षाएं लिखी गई हैं, वो भी इसमें शामिल हो गई थी। अब ये जो शरीयत लॉ होता है इसको आखिर लाया क्यों गया था, तो उस समय में जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो वो चाहते थे कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने जो पर्सनल नियम कानून है छोटे मोटे उनको ये फॉलो कर लें, इसके लिए उन्होंने छूट दे रखी थी। इसी के चलते चलते जो है शरीयत कानून को उन्होंने मान्यता प्रोवाइड कर दी थी। अब इसमें बात आ जाती है फिर कि किस प्रकार से यहाँ पर सज़ाएं फॉलो की जाती हैं शरीयत कानून के अनुसार। तो शरिया कानून में अपराध दो श्रेणी में बांटे गए हैं। एक है हद, ठीक है, जिसमें गंभीर अपराध आते हैं और इसकी कठोर सज़ा रहती। दूसरा होता है तजीर, जिसमें न्यायाधीश के विवेक पर सज़ा को छोड़ दिया जाता है। हद में चोरी भी शामिल है, जिसमें अपराधी के हाथ को काट दिया जाता है, और व्यभिचार वाले अपराध में पत्थर मारकर मौत की सज़ा दी जाती है। ठीक है, कहीं ऐसा ही फिर से रिपीट ना हो जाए, क्योंकि पिछले बार जब शासन चला था बोलते हैं तालिबान का, तो उस टाइम में पत्थर मारकर जो है महिलाओं को
सज़ा दी जाती थी। इसके अलावा उनके अंग काट लिए जाते थे, ऐसा भी पिछली बार देखने को मिला है। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को देख लेते हैं। तालिबान का कहना है कि यहाँ पर जो भी शासन रहेगा वो रहेगा शरीयत लॉ पर आधारित। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में एक न्यू काउंसिल बनाई जाएगी जो कि अफ़गानिस्तान में राज करेगी या फिर शासन करेगी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम ओवरऑल चार्ज कौन लेगा तो अखुंदजादा ये लेने वाले हैं इसके चार्ज। अफगानिस्तान में बी गवर्नड बाय ए काउंसिल नाउ दैट द तालिबान हैव टेकन ओवर, while the Islamist group's Supreme Court leader Haibatullah would likely remain in overall charge। तो ओवरऑल जो चार्ज रहेगा संभालने का काम वो रहेगा हैबतुल्लाह अखुंदाजा, जो कि इस्लामिक ग्रुप के सुप्रीम लीडर माने जाते हैं। अफ़गानिस्तान में एक न्यू काउंसिल बनाई जाएगी जो यहाँ पर शासन करेगी, ऐसा कहना है सीनियर मेंबर ऑफ द ग्रुप का। इसके अलावा तालिबान वुड आल्सो रीच आउट टू फॉर्मर पायलट और सोल्जर। तालिबान जो है इनके साथ भी संपर्क साधना चाहते हैं, फॉर्मर जो पायलट्स रहे हैं और जो सोल्जर्स रहे हैं फ्रॉम द अफ़गानिस्तान की आर्म फोर्सेस टू जॉइन देयर रैंक्स। इसके अलावा वहीदुल्लाह हशीमी हु हैज़ एक्सेस टू मेक ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग सेड एन इंटरव्यू। तो ये एक व्यक्ति हैं, इन्होंने ऐसी बात कही है। इसके अलावा कई सारे इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग हाउ द तालिबान वुड रन अफ़गानिस्तान। अभी ये जो चीज़ें हैं फाइनल होने को बाकी हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान वुड नॉट बी ए डेमोक्रेसी, इतना तो तय है, ऐसा इनका कहना है। There will be no democratic system at all because it does not have any base in our country. We will not discuss what type of political system we should apply in Afghanistan because it is clear it is Sharia law and that is it. तो यहाँ पर लोकतंत्र नहीं रहेगा, प्रजातंत्र नहीं रहेगा, यहाँ पर नियम कानून चलने वाले हैं शरीयत ला के अनुसार। इसके अलावा एमआर जो अखुंदजादा हैं, जो कि एकदम सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के, वुड लाइकली प्ले रोल अबव द हेड ऑफ द काउंसिल। काउंसिल का हेड कौन रहेगा, ये रहेंगे हु वुड बी अकिन टू प्रेसिडेंट। एमआर हशीमी सेड मे बी हिज डिप्टी विल प्ले द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ही सेड स्पीकिंग इन द इंग्लिश। इसके बाद वाली न्यूज़ है असम से, और वो भी असम में हम देखने वाले हैं डिटेंशन सेंटर्स के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं डिटेंशन सेंटर हैं क्या, क्यों इनको बनाया गया था और ये अभी न्यूज़ में क्यों रहा है। हम बात कर रहे हैं असम की, जहाँ पर माइग्रेशन की एक प्रकार से हमको लहर देखने को मिली थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो आज का बांग्लादेश है वहाँ से असम में माइग्रेट किए थे, जिसको हम ईस्ट बंगाल कहते हैं, लेटर ईस्ट पाकिस्तान, और आप आज के टाइम में बांग्लादेश कहलाता है। कई सारे दशकों की ये बात है। देयर आर 6 डिटेंशन सेंटर फॉर होल्डिंग कन्विक्टेड फॉरेनर्स। इसके साथ साथ में डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स, यहाँ पर कन्विक्टेड फॉरेनर्स को रखा जाता है और डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स को रखा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि कन्विक्टेड फॉरेनर्स कौन है और डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स कौन है। कन्विक्टेड फॉरेनर्स का मतलब है एक ऐसा विदेशी नागरिक, फॉरेन नेशनल्स हु इंटर्ड इंडिया इलीगली एंड इज कन्विक्टेड बाय ए जुडिशियल कोर्ट, जिसने अवैध रूप से हमारे देश में एंटर किया है और कोई जुडिशियल कोर्ट है उसने उसको दोषी ठहरा दिया, उसको हम कहेंगे कन्विक्टेड फॉरेनर। इसके बाद रहता है डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स। तो डिक्लेयर्ड फॉरेनर इज समवन हु वाज वंस कंसिडर्ड एन इंडियन सिटीजन्स, जो पहले की इंडियन सिटीजन्स कंसिडर किया गया, लेकिन देन डिक्लेयर टू बी ए फॉरेनर्स बाय ए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन असम। लेकिन यदि उसको
जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है असम में, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन असम, वो उसको फॉरेनर घोषित कर देता है, तो वो व्यक्ति कहलाएगा डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स। डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स मोस्ट ऑफन अपील टू हायर कोर्ट टू प्रूव देयर सिटीजन। अब ऐसे में व्यक्ति क्या काम करता है, अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए हायर कोर्ट में अपील करता है। यदि हम होम मिनिस्ट्री की बात करें, लोकसभा में एक उत्तर दिया गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन 10 दिसंबर पिछले साल की ये बात है, केवल 4 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं हैव बीन डिपोर्टेड टू बांग्लादेश टिल डेट सो फार, वाइल एज मैनी एज 1,29,009 persons हैव बीन डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स बाय फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स। केवल 4 लोगों को ही बांग्लादेश भेज पाए हैं और बाकी 1,29,009 पर्सन जो है फॉरेनर्स, डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स रूप में घोषित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। दिसंबर के महीने में जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं तरुण गोगोई, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, इट वॉज ड्यूरिंग हिज टेन्योर दैट डिटेंशन सेंटर वर फर्स्ट स्टार्टेड इन असम एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट इन 2008। Apart from the court order, detention camp were started because of a suggestion by then Vajpayee government in 1998. They had issued direction to all the state governments. अब यदि हम न्यूज़ को देखें तो असम डिटेंशन सेंटर्स फॉर फॉरेनर्स रीनेम्ड ट्रांजिट कैम्प। असम में जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं फॉरेनर्स लोगों को, उसका नाम चेंज करके ट्रांजिट कैंप्स रखा गया है। असम के डिटेंशन सेंटर फॉर फॉरेनर्स एंड दोज डिक्लेयर सच बाय स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल हैव बीन रीनेम्ड एज ट्रांजिट कैंप। तो ट्रिब्यूनल के द्वारा जिसको घोषणा की गई है कि ये फॉरेनर्स के रूप में हैं, डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं, तो इनका नाम अब चेंज कर दिया जाएगा ट्रांजिट कैंप्स के रूप में। 2 भाग में इनको बांटा गया था ना, तो जो सेकंड वाला पार्ट हो गया वो हो गया ट्रांजिट कैंप। इसके अलावा यदि हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 6 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं विद इन एज मैनी सेंट्रल जेल्स एट डिब्रूगढ़, गोलपारा, जोरहाट, कोकड़ाझार, सिलचर एंड तेजपुर। A stand-alone detention center with a capacity to house 3,000 foreigners is under construction at अगिया in गोलपारा डिस्ट्रिक्ट। तो एक और यहाँ पर बात करी जा रही है कि अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन में है एक और डिटेंशन सेंटर जिसकी कैपेसिटी 3,000 है। तो द nomenclature of the detention center is changed to transit camp for detention purpose इन पार्शियली मॉडिफिकेशन ऑफ है जून 2009 का नोटिफिकेशन, 2009 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उसमें थोड़ा सा संशोधन करके इसका नाम जो है चेंज किया गया है। द 12-year-old नोटिफिकेशन परटेन टू द सिटिंग ऑफ द डिटेंशन सेंटर। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। ठीक है, 181 यहाँ पर इनमेट्स हैं, 61 जो है आर डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स नेशनल और 121 कन्विक्टेड फॉरेन नेशनल्स हैं, जिनका जो है वेट हो रहा है कि कब हम इनको डिपोर्ट करेंगे विदेश में। 2 ऑफ दी सेंटर हाउसेस 22 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर फॉरेनर्स मदर। 22 बच्चे हैं अपनी माता के साथ में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, उसके यूज़ को किस प्रकार से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, बढ़ते हुए प्रदूषण को। एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक गेट्स नोट। तो इसके लिए जो भी एक्शन प्लान बनाए गए हैं उसको नोट मिल गई, मतलब अनुमति मिल गई है। इट फोकसेस ऑन रिसर्चिंग, डेवलपमेंट एंड प्रमोटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये हो गया है कि हमें इस क्षेत्र में रिसर्च करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसके अलावा प्रमोट करने की ज़रूरत है अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की। प्लास्टिक की जगह पर भी यदि हम कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका यूज़ हमको करना है।
और ये पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है प्लास्टिक वेस्ट स्ट्रेन ओवर ए कैनाल एट जे कॉलोनी नियर कन्हैया नगर इन दिल्ली। तो ये कैनाल है, नहर है, पूरी कचरे से, प्लास्टिक के कचरे से भर गई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने वेडनेसडे के दिन एक अप्रूव कर दिया है कम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान CAP, ठीक है, ताकि एलिमिनेट कर सकें सिलेक्टेड सिंगल यूज प्लास्टिक, इसको बोलते हैं SUP इन द सिटी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल। अब प्लानिंग देख लेते हैं। प्लान हैज़ डिफरेंट डेडलाइंस, अलग अलग डेडलाइन तैयार की गई है फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए, और आइडेंटिफाई किया गया है डिपार्टमेंट को जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोजेक्ट के लिए डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। यदि इसके लिए कोई अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है तो उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। इसके साथ साथ में इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट अवेयरनेस एमंग अदर्स, इसमें हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ में अवेयरनेस भी फैलाने का काम करना है। अब जो प्रोजेक्ट है CAP, इसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट वाइज असेसमेंट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन किया जाएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रिक्वायर्ड है फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन के लिए, सेग्रीगेशन के लिए, रिसाइक्लिंग के लिए, वो सब तैयार किए जाएंगे। इसके लिए डेडलाइन है 31 मार्च 2022। An analysis of the existing infrastructure and a gap analysis will be done by the same time। अब इसमें एक बात और कही गई है कि डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज ऑफ अल्टरनेटिव इंक्लूडिंग फॉर इंटरप्राइजेस ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक। तो मान के चलो कोई इंटरप्राइजेस है और वो प्लास्टिक की जगह दूसरे कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, तो इसके लिए क्या है, असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर पेनिट्रेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स इन द मार्केट। इसके अलावा मार्केट में भी यदि हम प्लास्टिक की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी जो है इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ ए डाटाबेस ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। यदि कोई डेवलपमेंट करता है डाटाबेस को ताकि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हो सके प्लास्टिक की जगह में, जिसमें इंक्लूडिंग है कंपोस्टेबल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, प्रमोशन स्कीम फॉर अल्टरनेटिव टू प्रोहिबिटेड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, ऐसी बात इसमें कही गई है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द क्रिएटिंग अल्टरनेटिव पैकेजिंग मटेरियल टू प्लास्टिक हैज़ बीन टर्म्ड एज ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट विद डेडलाइन ऑफ 31 मार्च 2023। तो पैकेजिंग मटेरियल जो कि हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं उसका हमें अल्टरनेटिव खोजना है, उसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2023 तक की। एंड इट हैज़ बीन असाइंड टू द एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, और दोनों मिलकर काम करेंगे, कौन कौन, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ में। इसके अलावा अनदर प्रोजेक्ट भी है, इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरिंग हॉटस्पॉट ऑफ SUP आइटम एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर देयर कलेक्शन एंड फर्दर मैनेजमेंट। तो वो हॉटस्पॉट पता करना है कहाँ सबसे ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है प्लास्टिक वाला, और फिर उसका हमें मैनेजमेंट करना है। फंड्स फॉर मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द CAP विल बी फ्रॉम द स्वच्छ भारत मिशन। पैसा इसमें मिलने वाला है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत में। न्यू रूल्स बनाए गए हैं। 13 अगस्त द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नोटिफाइड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, जो कि प्रोहिबिट करता है स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल। और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के नाम बताए गए हैं जिनको बिल्कुल जो है अब यूज़ में नहीं लाना है आने वाले टाइम में। अंडर दीज रूल्स बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए रेंज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट विल बी बैंड, जो कि अब बैन होने वाले हैं, जिसमें इंक्लूड है ईयरबड विद प्लास्टिक स्टिक फॉर बैलून्स, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक हो गई, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, प्लेट, कप,
ग्लास कटलरी सच एज फोर्क्स, स्पून, नाइव्स, स्ट्रॉस, ट्रेस, रैपिंग और पैकिंग फिल्म अराउंड स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड हो गए, सिगरेट पैकेट हो गए, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर लेस देन 100 माइक्रोन एंड स्टेयर, ये सारी चीज़ें बैन हो जाएंगी। इसके अलावा स्टेट्स हैड बीन रिक्वेस्टेड टू कंस्टिट्यूट ए स्पेशल टास्क फोर्स का इनको गठन करना सभी स्टेट को, ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म किया जा सके एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016